ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज कि किसी वेक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तब हम उसे एक वेक्टर की तरह बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक समरी देती हूँ आपको फिर से। बार बार मैं एक ही एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए। एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, खुशदिल इंसान जिसके पास ढेर सारे बाल हैं। इसका जीन हमें निकाल करके कहाँ भेजना है? एक दुखी इंसान के अंदर जिसके पास बाल नहीं है। ठीक है, जनरली ये इंसान का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसा बैक्टीरिया में किया जाता है। लास्ट में मैं आपको बैक्टीरिया से रिलेट करके ये बातें बताऊंगी। ठीक है, चलो देखो, तो इससे हम क्या लेते हैं? वांछित डीएनए। वांछित डीएनए ले करके हम कहाँ डालते हैं? होस्ट में डालते हैं। होस्ट मतलब परपोषी। परपोषी के अंदर हम क्या करते हैं? हम इसे डालते हैं। तो जब हम डालते हैं तो हमें डालने के लिए किसी वाहक की जरूरत होती है, एक वेक्टर की जरूरत होती है जो इस डीएनए को यहाँ से यहाँ तक ले आएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका वेक्टर, जिसे हिंदी में आप कहते हो संवाहक। इतनी बातें हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, संवाहक को मैंने कहा था संवाहक दो तरह के हो सकते हैं। संवाहक या तो क्या हो सकता है? प्लाज्मिड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? बैक्टीरियोफेज हो सकता है। प्लाज्मिड कहाँ मिलता है? जीवाणुओं में मिलता है, यानी कि बैक्टीरिया में मिलता है। आई एम सॉरी, मैंने काट दिया इसे। प्लाज्मिड कहाँ मिलता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया में मिलता है, जीवाणु में मिलता है। और आपका जो बैक्टीरियोफेज है वो आपका क्या है? एक तरह का वायरस है, विषाणु है। ठीक है, तो इतनी बातें हम पढ़ चुके थे। मैंने कहा था हमें बैक्टीरियोफेज को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना किसे है? प्लाज्मिड को पढ़ना है। ठीक है, तो प्लाज्मिड का मैंने चार कैरेक्टर बताया था कि किसी भी प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर 4 गुण होना चाहिए। 4 चीजें होंगी तभी उस प्लाज्मिड को हम कैसा इस्तेमाल करेंगे? वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हर एक प्लाज्मिड को थोड़ी ना वेक्टर की तरह हम इस्तेमाल कर ले जाएंगे। प्लाज्मिड के अंदर कुछ गुण होना चाहिए तब जाके वो वेक्टर बनता है। जैसे मान लो मैं कह दूं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को टीचर बनने के लिए उसके अंदर कुछ गुण होना चाहिए, है ना, कुछ उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तब जाके वो टीचर बनता है। हर एक इंसान थोड़ी ना टीचर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह सेम टू सेम प्लाज्मिड की बात है। प्लाज्मिड के अंदर कुछ गुण होना चाहिए तब जाकर के वो संवाहक या वेक्टर कहलाता है। वो गुण क्या थे? 4 गुण हमने पढ़े थे, 4 कैरेक्टर हमने पढ़े थे। उसको मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखाया था पिछले लेक्चर में, आज मैं आपको उसकी हिंदी भी बता दूंगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं वो चारों क्या थे। एक बार मैं इसे मिटा के आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो, प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे, बैक्टीरियोफेज की हम बात नहीं करेंगे। प्लाज्मिड कब वेक्टर की तरह काम करेगा वो चीज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, किसी प्लाज्मिड के अंदर मैंने बताया था आपको 4 कैरेक्टर होना चाहिए। प्लाज्मिड को संवाहक की तरह, संवाहक, ये लाइन आप लिख लेना, संवाहक की तरह तब उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है जब उसमें यह 4 गुण हों, यह 4 गुण हों। जब ये 4 प्रॉपर्टीज होंगी जो मैं भी लिखने वाली हूं, तभी किसी प्लाज्मिड को संवाहक की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो प्लाज्मिड क्या होना चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्लोनिंग संवाहक। ठीक है, दूसरा, ये पहला गुण है उसके अंदर होना चाहिए। क्या है? एक एक करके अभी हम पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। दूसरा चीज, उसके पास ओराई होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे प्रतिकृत्यन की उत्पत्ति।
उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में शायद छोटी ई की मात्रा होती है, उत्पत्ति, हाँ, ठीक है। ये दूसरे उसके अंदर गुण होना चाहिए। तीसरा गुण होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर। और चौथा होना चाहिए, चौथा गुण उसके अंदर होना चाहिए कि वो उसके पास क्लोनिंग साइट हो, क्लोनिंग साइट हो, ठीक है। इन दोनों का भी हिंदी में आपको लिखवा दे रही हूँ। आप ये कल चीज लिख चुके थे, ठीक है, बस मैंने आपको ये नहीं लिखवाया था, तो आप उसके अंदर ये डाल लेना या फिर ये पूरा लिख करके ये चारों चीज लिख लेना। आज हम एक एक करके इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इसे उतारो आप। अच्छा, एक मिनट में ये तो लिखना भूल ही गई। इसका होता है वर्ण योग्य चिन्हक, इसकी हिंदी होती है वर्ण योग चिन्हक, और इसकी हिंदी होती है क्लोनिंग, क्लोनिंग स्थल, ठीक है। एक बार इसको लाइन से आप लिख डालो। आज हम कौन कौन सा पढ़ेंगे मैं आपको बता दे रही हूँ। आज हम क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे, ओराई पढ़ेंगे और क्लोनिंग साइट पढ़ेंगे। क्लोनिंग सेलेक्टेबल मार्कर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज हम इन तीनों को पूरा करने वाले हैं, तो इन तीनों को हम पूरा कर लेंगे, फिर लास्ट में हम देखेंगे सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में, ठीक है। तो इतने को उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा के मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। पहली हेडिंग हम डालने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर। इसको समझते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है, इसका क्या मतलब है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। चलो देखो, देखो किसी प्लाज्मिड को वेक्टर कहलाने के लिए उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज, वह एक क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग संवाहक। अब ये क्लोनिंग का क्या मतलब है समझते हैं। क्लोनिंग मतलब होता है क्लोन बनाना। क्या बनाना? क्लोन बनाना, अपना प्रतिरूप बनाना, यानी अपने जैसा हूबहू किसी को बनाना, ठीक है। तो अगर कोई प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर ये क्षमता है कि वो अपना ही प्रतिरूप बना सके और ढेर सारा बना सके, यानी अपने ही जैसे कई सारे प्लाज्मिड को बना सके, ठीक है। प्लाज्मिड के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने जैसे कई सारे प्लाज्मिड को बना ले, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्लोनिंग वेक्टर कहेंगे। यानी ऐसा वेक्टर जिसके अंदर बहुत सारे क्लोन बनाए जा सके, जिससे बहुत सारे क्लोन हम बना सके, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोनिंग वेक्टर। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्या बनाया जा सके? क्लोन। क्लोन को हिंदी में कहते हैं प्रतिरूप, यानी अपनी फोटोकॉपी बनाना है ना, प्रतिरूप, अपने आप को दोबारा बनाना, अपने ही जैसा दूसरा बनाना। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? वह प्लाज्मिड या वेक्टर भी आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है? एक तरह का वेक्टर ही तो है। वह प्लाज्मिड जो अपने कई सारे प्रतिरूप बना सके, कई सारे प्रतिरूप बनाने की क्षमता रखता है, बनाने की क्षमता रखता है, क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है, क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है। इंग्लिश में भी मैं लिख दे रही हूं, द प्लाज्मिड विच हैव कैपेबिलिटी टू मेक multiple copies of itself is called क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है।
एक वेक्टर के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपना ढेर सारा प्रतिरूप बना सके। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी वेक्टर में या किसी प्लाज्मिड में? पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वह एक क्लोनिंग वेक्टर हो, यानी अपने कई सारे क्लोन बना सके, कई सारे प्रतिरूप बना सके। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी हम उसको संवाहक की तरह इस्तेमाल करेंगे, तभी हम उसको वेक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हेडिंग देखते हैं। जो हमारा सेकेंड हेडिंग है वो है हमारा ओराई। ठीक है, ORI, ओराई क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये नोट कर लो। ठीक है, तो मैं इसको मिटाती हूं अब, है ना। देखो, पहली बात तो एक वेक्टर के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए? एक प्लाज्मिड कब एक वेक्टर की तरह बर्ताव करेगा? जब उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो मल्टीपल कॉपी बना सके। ठीक है, तो वही था आपका क्लोनिंग वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो अपने कई सारे प्रतिरूप बना सके। ठीक है, कई सारी कॉपी अपनी बना सके। दूसरी उसकी क्या खासियत होनी चाहिए? उसके पास क्या होना चाहिए? ओराई होना चाहिए। ठीक है, ओराई का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। अरे मैं बार बार उत्पत्ति को ऐसे लिख दे रही हूं, आई एम सॉरी, एक मिनट। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। अच्छा, ये प्रतिकृतियन था, शायद मैंने पहले त या न लिख दिया था, वहां पे आप ई की मात्रा लगा देना, प्रतिकृतियन, ये वाला सही है। ठीक है, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, यानी कि इसका क्या मतलब होता है समझो। तो जो आपका प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड असल में क्या है? असल में वो एक तरह का डीएनए ही है, जो कि कहाँ पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। वह डीएनए जो जीवाणु में पाया जाता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है? यह गुणसूत्रीय डीएनए के बगैर भी अपनी प्रतिकृति बना सकता है, उसके नियंत्रण के बगैर। यानी ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये। ठीक है, या जिसे आप कह सकते हो वह डीएनए जो गुणसूत्रीय डीएनए के नियंत्रण के बिना ही लिख दे रही हूं मैं, के बिना ही अपनी प्रतिकृति बना सके, अपनी प्रतिकृति बना सके। ठीक है, बना सके, वही क्या होता है? वही होता है अपने आपका प्लाज्मिड। ठीक है, वही क्या होता है? आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हमेशा ऐसे बनाया जाता है, ये गोल, ऐसे ऐसे प्लाज्मिड को बनाया जाता है। असल में क्या है? ये डीएनए ही है, ऐसे डीएनए ही है, लेकिन उसको गोल कर दिया गया है। अगर मैं इसको वापस से बनाऊं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, असल में ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझसे अच्छा से नहीं बना, ऐसा कुछ होता है जिसको शॉर्ट में हम ऐसे बना देते हैं। तो ये एक डीएनए ही है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का डीएनए ही है जो क्या कर सके? अपनी प्रतिकृति खुद ही बना सके, बिना मेन डीएनए को, जो ओरिजिनल डीएनए उसको डिस्टर्ब किए बिना अपनी प्रतिकृति बना सके, अपना रेप्लिकेशन कर सके। तो ये भी एक तरह का डीएनए जिसको शॉर्ट में हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो आप इसको कुछ अलग मत समझना, प्लाज्मिड भी एक तरह का डीएनए ही है। मैंने आपको जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था, मैंने बोर्ड्स वाली प्लेलिस्ट में उसको डाल रखा है और बार बार मैं उसका नाम लेती हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको प्रतिकृति नाम का एक टॉपिक मिल जाएगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वो टॉपिक आप ज़रूर कवर करो। ठीक है, उसको समझ लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखो, कभी भी किसी डीएनए को अपनी रिप्लिकेशन करनी होती है, अपना हूबहू शक्ल वाला कोई बनाना होता है, तो उसके पास ओराई का होना ज़रूरी है। ओराई मतलब ऐसी जगह जहाँ से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो सके, ऐसी जगह जहाँ से प्रतिकृति बनना शुरुआत हो सके।
अगर कहीं से शुरुआत करने का हमें जगह ही नहीं नजर आएगा तो प्रतिकृति क्या बनाएंगे? ठीक है, कहीं से शुरुआत करने का जगह हमको दिखना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी जगह हो, अगर मान लो रेल की पटरी है, ठीक है, आपको उसे पेंट करना है, एक पल के लिए मान लेते हैं आपको पेंट करना है, तो आपको कहीं से शुरुआत ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ से शुरुआत करो, नहीं तो वो तो अनंत है, दिखती जा रही है, पता नहीं कहाँ तक है। तो कहीं से उसकी शुरुआत आपको ढूंढनी पड़ेगी। शुरुआत ढूंढोगे तो वहीं से पेंट करना स्टार्ट कर पाओगे। सेम टू सेम इसमें बात है कि अगर आपको कहीं एक जगह नहीं पता होगा कि कहाँ से हमें प्रतिकृति बनाना शुरुआत करना है तो आप नहीं बना पाओगे। आपको मान लो शुरुआत आपको यहाँ से करनी है तो आपको पता रहेगा अच्छा यहाँ से शुरू करना है, फिर मुझे आके यहाँ ख़त्म कर देना है। अगर मान लो ये पॉइंट मैं मार्क नहीं करूँ, ये पॉइंट मैं नहीं मार्क करूँ, ठीक है, ये पॉइंट मैं ना दिखाऊँ, आपने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, फिर बनाते ही रहे हो, आपको पता ही नहीं है कहाँ तक बनाना है, ठीक है। तो एक जगह होनी चाहिए जहाँ से हम शुरुआत कर सके प्रतिकृति बनाने की, रेप्लिकेशन करने की शुरुआत कर सके, ऐसी जगह होनी चाहिए। उसी जगह को हम क्या कहते हैं? प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, यानी जहां से रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब लिख लो, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति का क्या मतलब होता है। मैं इसे मिटा रही हूँ और मैं आपको लिखा रही हूँ, देखना। इसका मतलब होता है द प्लेस ऑन डीएनए। यहाँ पे कौन से डीएनए की बात कर रहे हैं? प्लाज्मिड वाले डीएनए की, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। द प्लेस ऑन डीएनए फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। ओराई वह जगह है जहाँ से प्लाज्मिड डीएनए की प्रतिकृति बनने की शुरुआत होती है, प्रतिकृति बनने की शुरुआत होती है। प्रतिकृति बनने की शुरुआत होती है, यानी वह जगह जहां से हूबहू फोटोकॉपी बनने की शुरुआत होती है। प्रतिकृति मतलब सिंपल सी बात है, फोटोकॉपी, अपने ही जैसा सेम टू सेम बनाना, वही क्या है? प्रतिकृति है, ठीक है। तो ओराई वह जगह है, कहाँ पे? प्लाज्मिड पे, जहां से प्रतिकृति बनने की शुरुआत होती है, उसी जगह को हम क्या कहते हैं? ओराई कहते हैं। अगर किसी प्लाज्मिड में वो जगह नहीं होगी तो वो अपनी प्रतिकृति बनाएगा कैसे? और बनाएगा नहीं तो हमारा काम तो हुआ ही नहीं। हमने मान लो जीन किसी परपोषी में डाल दिया, अब वहाँ पे वो बढ़े ही ना, वहाँ पे वो अपना काम ही ना दिखाए, तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत करने की, ठीक है। तो हमें उसकी ढेर सारी कॉपी भी बनानी होती है, जिसके लिए किसी वेक्टर का क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए, और क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? ओराई होना चाहिए, तभी तो वो अपने क्लोन बना पाएगा। तो किसी प्लाज्मिड को वेक्टर कहलाने के लिए पहली बात वो क्लोनिंग होना चाहिए, और दूसरी बात उसके पास ओराई होना चाहिए, जहां से वो प्रतिकृति बनाना स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ये दो बात हो गई। बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात जो कि है आपकी क्लोनिंग साइट, यानी क्लोनिंग स्थल, ठीक है। अब क्लोनिंग स्थल क्या होता है उसको समझते हैं, और एक और चीज बन जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर, जो कि हम कल कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उसे पढ़ाऊंगी तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग स्थल पहले पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ लेंगे सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो चलो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा रही हूं। चलो मुझे पता है इतना टाइम देना काफ़ी नहीं है आपको लिखने के लिए, लेकिन आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो, है ना। चलो तो चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसको तीसरा ही लिख रही हूँ और सेलेक्टेबल मार्कर को मैं चौथा लिख दूंगी, ठीक है। ये क्या है आपका? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट यानी इसको आप हिंदी में कहते हो क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल। देखो हमें करना क्या था, हमें क्या करना था? वांछित डीएनए लेना था। वांछित डीएनए कहाँ से लेना था? एक खुशदिल इंसान के पास से, आई एम सॉरी ये दुखी हो गया,
खुशदिल इंसान के पास से जिसके पास बहुत सारे बाल थे, और उसको हमें कहाँ करना था, वेक्टर से चिपका के कहाँ भेजना था, पर पोशी के अंदर भेजना था। ठीक है, किसी होस्ट के अंदर हमको उसे भेजना था। लेकिन वांछित डीएनए को जब वेक्टर से चिपकाएंगे तो कोई जगह होनी चाहिए ना जहाँ चिपकाएंगे, ऐसे थोड़ी ना जहाँ मर्जी तहाँ चिपका दें। वेक्टर मैंने मान लो ऐसे बनाया, तो इस वेक्टर पे कुछ जगह निश्चित होती हैं जहाँ पे हम वांछित डीएनए को चिपकाएंगे। वही जगह है जहाँ पे वांछित डीएनए को या डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर से चिपकाया जाए, वह जगह आपकी कहलाती है क्लोनिंग साइट। ठीक है, तो आप ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो, द साइट यानी कि लोकेशन वेयर द डिजायर्ड डीएनए is attached with the plasmid vector. Plasmid vector is called cloning site. Cloning site, ठीक है। हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ, वह जगह है, या इसको आप शुद्ध भाषा में स्थल बोल सकते हो, वह स्थल जहां वांछित डीएनए को, अच्छा ये आप ये लिखना, देखो प्लाज्मिड आई एम सॉरी, एक थोड़ा सा और यहाँ पे आप पॉइंट बढ़ा देना। देखो प्लाज्मिड संवाहक पर वह जगह जहां वांछित डीएनए को जोड़ा जाता है क्लोनिंग साइट कहलाता है। क्लोनिंग साइट यानी कि क्लोनिंग स्थल कहलाता है। ठीक है, वह जगह है प्लाज्मिड पर, वह जगह है जहां पे वांछित डीएनए को जोड़ेंगे ताकि ये क्या कर सके, परपोषी तक जा सके, उस जगह को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट। ठीक है, बिल्कुल साधारण सी बात है, बस बहुत सारे नाम हैं इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अगर आप पर डे रिवीजन कर रहे हो, जो भी मैं पढ़ाते जा रही हूँ, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हो। प्लाज्मिड पर वह जगह है जहां पे वांछित डीएनए को चिपकाया जाएगा, उसी जगह को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग साइट का कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक जगह का हमने नाम दे रखा है, वो नाम क्या है, वो नाम भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, 3 तरह के प्लाज्मिड मैंने आपको बताए थे, PBr322, PUC8 और TI प्लाज्मिड। तो PBr322 हमको डिटेल में पढ़ना है और उसी के क्लोनिंग साइट के मैं नाम लूंगी। ठीक है, तो एक बार आप इतना नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि क्लोनिंग साइट के क्या एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आज का हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में हम देखेंगे सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। अभी आप इतना नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आप वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है थोड़ा बेटा, है ना। अच्छा, मैंने क्लोनिंग साइट ही मिटा दिया। चलो देखो, ठीक है, चलो देखो, मैं यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ, क्लोनिंग साइट। इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, क्लोनिंग स्थल का एग्जाम्पल, तो एक आपका प्लाज्मिड आपने पढ़ा था, एक आपने प्लाज्मिड पढ़ा था जिसका नाम था PBr322। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे ही हम कल का लेक्चर खत्म करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बेटा, और ये टॉपिक खत्म हुआ तो आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो PBr322। ठीक है, इस पे क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, आप लिखोगे क्लोनिंग साइट, या हिंदी में आप लिख सकते हो क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग साइट ऑन PBr322 आर BAM-H1। ये नाम है बेटा, है ना, आप इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आप याद करोगे, BAM-H1 PUV1। ठीक है, और आप इसमें बहुत सारे साइट होते हैं, SAL1,
ठीक है, ऐसे कई सारे साइट होंगे जो हम PBR 322 पे पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराऊंगी, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आपसे कहा जाए क्लोनिंग साइट का क्या एग्जाम्पल है तो आप ये लिखोगे। और किसकी क्लोनिंग साइट है ये? PBR 322 नामक प्लाज्मिड की है। हर एक प्लाज्मिड पे अलग अलग क्लोनिंग साइट होगी। 3 तरह के प्लाज्मिड पढ़ने हैं, तीनों में अलग अलग क्लोनिंग साइट होगी। ये हमने किसका एग्जाम्पल देखा है? PBR 322 नामक प्लाज्मिड के लिए क्लोनिंग साइट का एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, तो इतना आप लिख लो, फिर मैं आपको एक समरी दे देती हूँ आज के लेक्चर की, फिर कल हम शुरू कर देंगे सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो एक बार के लिए ये लिख लो। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बार इसे मैं समझाती हूँ आपको। देखो कोई आपका क्या था? ये प्लाज्मिड था। ठीक है, और समझ लो ये क्या है? ये आपका वांछित DNA है। ठीक है, ये आपका क्या है? DNA है। कौन सा DNA है? वांछित DNA या डिजायर्ड DNA? वांछित DNA है। और ये क्या है आपका? प्लाज्मिड है, संवाहक है। संवाहक है। कभी कभी इसको क्लोनिंग संवाहक दिखाएगा, यानी ऐसा संवाहक जो अपनी बहुत सारी कॉपी बना सके। तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि संवाहक के पास यह गुण तो होना ही चाहिए, है ना। तो अगर आपका क्लोनिंग संवाहक भी लिखा है तब भी बिल्कुल सही है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसे जोड़ेंगे। इसे जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, देखना। इसे जब जोड़ा जाता है, देखो इसे जब जोड़ा जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। इसे काटने के बाद ही तो यहाँ जोड़ सकते हैं। तो बताओ काटने वाला एंजाइम कौन? DNA को कौन काटता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, है ना। कोई स्पेशल जगह पे काटना है, पूरा काट के नहीं अलग करना है, इसलिए एंडोन्यूक्लियस। अगर पूरा काटना होता तो एक्सोन्यूक्लियस इस्तेमाल करते, जिसे आप हिंदी में कहते हो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, न्यूक्लिएज। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? आपके संवाहक को क्लोनिंग साइट पर काटता है। ये क्या करता है? संवाहक को क्लोनिंग साइट पर काटता है। यह क्या करेगा? क्लोनिंग साइट, जहां पे क्लोनिंग साइट होगा, अभी हमने पढ़ा क्लोनिंग साइट क्या, जहां से इसको जोड़ा जाना है, वहीं पे हम क्या करेंगे? काटेंगे। किसकी मदद से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से संवाहक को क्लोनिंग साइट पर काटा जाता है। ठीक है, अच्छा, काटने के बाद क्या होगा? हमें ये यहाँ पे लाएंगे तो चिपकाना भी तो पड़ेगा, जोड़ना भी तो पड़ेगा इसे। ऐसा थोड़ी है यहाँ लाके छोड़ दो चिपक जाएगा अपने आप, नहीं, जोड़ना पड़ेगा उसे। तो जोड़ने के लिए यूज करते हैं हम DNA लाइगेज। ठीक है, हिंदी में भी इसे DNA लाइगेज ही कहते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ DNA लाइगेज। यह क्या करता है? यह DNA को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं। यह क्या करता है? यह एंजाइम DNA को, कौन सा DNA? वांछित DNA, है ना। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, आप वांछित DNA लिखना। चलो लिख ही देते हैं, है ना। यह एंजाइम वांछित DNA को संवाहक से जोड़ता है, ठीक है, तो आप नीचे लाइन डाल के भी लिख सकते हो कि DNA लाइगेज क्या करेगा? वांछित DNA को यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 जगह काम करता है, एक तो वांछित DNA को काटने में, DNA से काट के निकाला था तब, और एक संवाहक को काटने में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह क्या यूज होता है आपका? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। और जब इस DNA को यहाँ पे जोड़ना है तब क्या इस्तेमाल करोगे? DNA लाइगेज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, देखो आपको क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा नजर आ जाएगा। ये वांछित DNA आकर के यहाँ चिपक गया। ठीक है,
वांछित डीएनए कहाँ चिपक गया, संवाहक से आकर के चिपक गया। अब इसको हम कहते हैं पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे हम कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जब वांछित डीएनए संवाहक से जुड़ जाए तब हम उसे क्या कहने लगते हैं, पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने लगते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप एक बार के लिए लिख लो। ठीक है, यहाँ पे इसको काटने के लिए कौन इस्तेमाल हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको इससे जोड़ने के लिए कौन इस्तेमाल हुआ, डीएनए लाइगेज। जोड़ने के बाद इस संवाहक को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कभी कभी आपको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी लिखेगा तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इतनी बातें आप नोट कर लो और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेलेक्टेबल मार्कर को समझेंगे हम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां हम समझेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। ओके, तो आपके डीएनए की 4 टोटल चाहिए, 4 चीजें होना चाहिए किसी प्लाज्मिड को वेक्टर कहलाने के लिए। 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं, लास्ट सेलेक्टेबल मार्कर कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलो।